आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, मन में लिए फौलादे विश्वास, बढ़ रहे हैं हम एक होकर रचने एक नया इतिहास। जी हाँ, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये तीसरा चरण इतिहास रचता जा रहा है, मील का पत्थर साबित होता जा रहा है। और इस बात का प्रमाण है यहाँ उपस्थित ये हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर हमारे लाभुकगण। तो आप सब अपनी खुशियों को दिखा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपके पास जो प्रमाण पत्र है, हवा में जोर से हिलाकर जोरदार तरीके से खुशियों को बता दीजिए आप कितने खुश हैं, आपको इसका कितना लाभ मिल रहा है। जोर से हिलाकर बताइए। और ये है इनकी खुशियां। और इन्हीं खुशियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज देवों के देव बाबा बैद्यनाथ की इस पावन धरती पर फिर से सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। आपकी योजना लेकर, आपका अधिकार लेकर गांव-गांव, टोला-टोला, पंचायत-पंचायत सरकार घूम रही है। आज इसी क्रम में एक टोला में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। हमारे साथ पूरी सरकार आपके दरवाजे में खड़ी है। और आज सिर्फ इसी टोले में नहीं, बल्कि राज्य के अनगिनत टोलों में ऐसा शिविर लगा हुआ है और इसी तरीके के लोगों का भीड़ भी वहां जमा है। आज यहां इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, पूर्व विधायकगण, यहां उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये सरकार पहली बार आपके दरवाजे में नहीं आ रही है। सरकार बनने के बाद 2019 के बाद ये तीसरी बार सरकार आपके दरवाजे में पहुंची है। 2019 के बाद लगातार इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं और जो हमने सरकार बनने से पहले भी आपसे वादा किया था कि ये सरकार
एयर कंडीशन कमरे में बैठकर नहीं और रांची में बैठकर नहीं चलने वाली सरकार है। ये आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली सरकार है, आपकी समस्याओं को समाधान करने वाली सरकार। हम लोगों का राज अलग हुए 20 साल हो गए, 23 साल होने जा रहा है। विगत 20 साल में ऐसा मंजर आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो पहले राज अलग होने के बाद। कई गांव का अभी भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग है जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ सीओ नहीं देखा, डीसी एसपी की तो बहुत बड़ी बात। आज वही पदाधिकारी जो कभी आपके गांव नहीं गए, आपका क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, आज एक एक पदाधिकारी गांव गांव जा रहा है, टोला टोला जा रहा है, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, सबको पार करते हुए। जहां जाने का रास्ता भी नहीं है, आने जाने का भी रास्ता नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी अपना ऑफिस का लैपटॉप और प्रिंटर लेकर के आपके दरवाजे में कैंप लगा के बैठा है और विभिन्न योजनाओं को लेकर और आपके साथ आपकी समस्या सुनने का और उसे समाधान करने का काम कर रहा है। 2019 में जब हम लोग सरकार बनाए तो आप सबको मालूम है कि कोरोना जैसा महामारी पूरा दुनिया में फैल गया और वो ऐसा महामारी फैला कि हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धंधा, कंपनी फैक्ट्री सब बंद हो गया। घर से निकलना मना हो गया और लगभग 1.5 साल से 1.25 साल तक वही कोरोना हमारा खा गया। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का धुंध छटने लगा, हमने तेजी से जो हम लोगों ने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए हम लोग पहली बार 2021 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। साढ़े चार हजार पंचायतों में ये शिविर लगी थी और उन शिविर में, पहले शिविर में हम लोगों को लगभग 35 लाख आवेदन आए। फिर हम लोगों ने 2022 में ये शिविर लगाया, उसमें 55 लाख हमको आवेदन आया और ये 2023 में 23 नवंबर से हम लोगों ने शुरू किया था और ये 29 नवंबर तक इसको अभी आयोजित होना है। 29 नवंबर तक ये गांव-गांव, पंचायत में शिविरें लगेंगी और गांव की समस्याओं का निदान किया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, करोड़ों आवेदन आए, करोड़ों समस्याओं के आवेदन आए, तो हम लोगों ने माथा पकड़ लिया कि अरे गांव की स्थिति इतनी बद से बदतर कैसे हो सकती है। पूर्व की सरकारों, विगत 20 साल उन लोगों ने काम कौन सा किया जो इतनी सारी समस्याएं आज भी विद्यमान है, आज भी गांव में पड़ा हुआ है। और वो इसलिए इतना बड़ा समस्या बना क्योंकि आज सरकारी महकमे में जो लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जिनको तनख्वाह मिलता है आपकी सेवा के लिए, पूर्व की सरकारों ने उन कर्मचारी को आपके सेवा में नहीं लगाया, उन लोगों ने अपने सेवा में सबको लगा दिया।
एक हाथ से नहीं सके, 13-14 साल तक एक हाथ से इस राज को लूट नहीं सके, तो 2014 में उन लोगों ने दोनों हाथों से इस राज को लूटना शुरू किया, जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी। स्थिति इतनी भयावह, इतना डरावना कि सामान्य जीवन में जब फैक्ट्री, दुकान, कारखाना, हाट बाजार सब चालू था, उस समय इस राज में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था। दर्जनों लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे मरे, लेकिन इनके आंख कान सब बंद थे, क्योंकि उस समय ये जो सरकारें थी वो अंधे, बहरे, गूंगे की सरकार थी। और आज वर्तमान सरकार के पास आंख भी है, नाक भी है, संवेदनाएं भी है, और आज इसी के बदौलत जो आवेदन हमें प्राप्त हुए, उन आवेदन के आधार पर हमने गांव की समस्याओं का निदान करना प्रारंभ किया। आज भी हमारे इस राज्य में 80% लोग गांव में रहता है। इसका मतलब शहर का जो मूल जड़ है आज भी गांव में ही रहता है। हमें हर हाल में गांव मजबूत करना था, और आज उन करोड़ों आवेदन में सबसे ऊपर नीचे सबकी प्राथमिकता बनाना हम लोगों ने शुरू किया। हमारे राज्य में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। ये राज्य देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। यहाँ किसी भी तरीके का महामारी, महंगाई गरीबों के लिए बहुत बुरा होता है, एक अभिशाप के बराबर होता है। आप सब लोगों ने अभी मंच से पेंशन के बारे में सुना, और वो पेंशन भी किस तरीके से लोगों के लिए एक बुढ़ापे का लाठी होता है। जिस माँ बाप को पेंशन नहीं मिलता है, आज की गरीबी का आलम यह है कि बेटा भी बूढ़ा माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। आज उन बुजुर्गों को हमने बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया है। वही हाल सिर्फ ग्रामीण किसान का ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों की भी वही हालत थी। सरकारी कर्मचारियों का भी पेंशन इन लोगों ने हजम करने के अलग अलग उपाय निकाल लिए थे, और कर्मचारी इस वजह से भी परेशान था कि अगर हम नौकरी मेरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरा बाल बच्चा क्या करेगा। और इस चक्कर में कर्मचारी भी ठीक से काम नहीं करता था। आज इस राज्य में वही कर्मचारी जो कभी गांव नहीं गया, उन कर्मचारियों को भी हमने आश्वस्त किया और उनको पुराना पेंशन देने का काम, उनका बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया। और आज वही कर्मचारी खुशी से आपके गांव-गांव जाकर के आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हम किस तरीके से इस राज्य में गरीबों की सेवा में लगे हैं। आज ये देश का पहला राज्य है जहां इस राज्य में 60 साल से सभी बुजुर्गों को पेंशन देती है। देश में कहीं नहीं है। सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देती है, चाहे वो 40 साल की हो, चाहे वो 19 साल की हो, चाहे वो 90 साल की हो। भगवान ना करे वो विधवा हो, लेकिन जिस दिन से विधवा होगी उसी दिन से पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बना दिया। विकलांग लोगों का भी वही हाल, उन लोगों के लिए फिक्स कर दिया गया था, इतने विकलांगों से अधिक लोगों को हम लोग पेंशन नहीं देंगे। और बेचारा 40-50 साल होता था तब किसी तरीके से विकलांग का पेंशन बनता था। आज उसमें भी हम लोगों ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है, और हमने निर्णय लिया है जिस घर में विकलांग बच्चा पैदा होगा
जिस दिन वो 5 साल का हो जाएगा उसी दिन से उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। सभी को 1000 रुपए पेंशन। और आप अगल बगल में जाके देखेंगे, पड़ोस में हम लोग, ये बिहार से सटा हुआ ये जिला है, बिहार में पता कर लीजिए पेंशन कितना मिलता है। बिहार में 400 टका पेंशन मिलता है। वहीं जाकर के उड़ीसा में पता कर लीजिए, वहां 500 टका पेंशन मिलता है। छत्तीसगढ़ में पता कर लीजिए, वहां 350 टका पेंशन मिलता है। झारखंड में पता कीजिए कि 1000 रुपया हम पेंशन देते हैं। और ये हमारे विपक्षों को नहीं दिखता, ना हमारे किसानों के बारे में उनको चिंता है, ना हमारे गांव देहात के से उनको कोई सरोकार है, ना मजदूरों से कोई सरोकार है, ना महिलाओं से, ना हमारे आने वाले पीढ़ियों से, हमारे बाल बच्चों से उनकी कोई चिंताएं हैं। आज हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान के साथ अपने साथ रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत हो, उसके लिए भी हम लोग बड़ी मजबूती के साथ कई कार्य योजना बना रहे हैं। आप सबको पता है, हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। और आज पहले चरण में इस राज्य में 80 स्कूल हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। और वो स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाने की हमारी योजना है। और जहां गरीब का बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल का जो पूरा कोर्स है वही उसमें चलेगा, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का समय है। पैसे के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में कई लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो हम ही ने ये सोचा, अभी 80 विद्यालय खोले हैं, 5000 और ऐसे विद्यालय खोलने हैं। और निश्चित रूप से कल जब ये स्कूल आपके गांव के आसपास होगा तो आने वाला कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन में हमारा जो गांव देहात का बच्चा है उसमें उत्तीर्ण हो सकता है, उसमें उस माध्यम से आगे भी बढ़ सकता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं। सरकार जब हम लोगों ने बनाई तो उस समय इस राज्य में किसानों को राज्य अलग होने से लेकर 2019 तक मात्र 8 लाख केसीसी कार्ड किसानों को मिला। 20 साल में मात्र 8 लाख। और ये आपकी सरकार बनने के बाद, जब हमारे कुर्सी में आने के बाद, हमने लगभग 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड से जोड़ा है। इन लोगों ने 20 साल में 8 लाख और हमारे 3 साल में 20 लाख। कोई फर्क है क्या? कितना? कोई आसपास भी ये लोग हैं। उसी तरीके से पेंशन में भी, जब पहले पेंशन मिलता था जिसमें भारत सरकार मात्र 250 टका देता है, उसमें बाकी जो 1000 रुपये होता है उसका जोड़ करके हम लोग पैसा देते हैं, राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार मात्र 250 रुपया देती है। और उसमें भी जब 2000 राज्य अलग होने के समय से 2000 से और 2020 तक मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन मिलता था। आज के दिन में 60,30,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। हमारे मंत्री पत्र ने तो कहा कि एक घर में 5-5 लोग पेंशन ले रहा है, मतलब एक घर में 5-5 हजार टका जा रहा है। अंदाजा लगाइए ये लोग क्या कर रहे थे 20 वर्ष तक, क्या कर रही थी डबल इंजन। वो सब पैसा आपका हड़प करने जा रहे थे। डकार डकार करके ये लोग
आज उन पैसे के बदौलत देश का कुर्सी में जाकर के बैठ गया है और तरह तरह के षड्यंत्र रचने में लगे हैं। आज महंगाई देखिए आसमान छू रहा है। आज जो सिलेंडर 2014 में हमारी सरकार थी तो 400 टका मिलता था। देश आजाद होने के बाद से लेकर 2014 तक मात्र 400 टका में सिलेंडर, और आज 2014 से लेकर 2023 तक में 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। 10 साल में 10 साल में इतना बड़ा कि जिन लोगों को मुफ्त सिलेंडर देने का इन लोगों ने ढोंग रचाया था और महिलाओं को बेवकूफ बना करके उनसे वोट लेने का काम किया था, उन महिलाओं को जाके पूछिए जो आपको मुफ्त में सिलेंडर मिला है उसने दोबारा कितना बार सिलेंडर भरवाया है। आज तो आपको पता चलेगा कि जो मुफ्त का सिलेंडर है वो घर का एक कोना में रखा हुआ है और उसके ऊपर एक डलिया रख दिया गया जिसमें सामान कचड़े का ढेर बना के रखा है। यही हाल है सिलेंडर का। नमक महंगा, तेल महंगा, दाल चावल महंगा, सब कुछ महंगा। बच्चों को लिखाने पढ़ाने का किताब, कागज, कलम, पेन, पेंसिल, जूता, चप्पल सब महंगा। और ये लोग बड़ी चतुराई से गरीबों के जेब में कितने पैसे हैं, बचा कुचा है, सब निकाल लो, कुछ नहीं रहने देगा आपके जेब में। नोटबंदी का आलम आप लोगों ने देखा कि नोटबंदी ऐसा कर दिया कि गांव देहात में महिला लोग चोरी छुपे करके पैसा घर में जमा रखता था, उस सब पैसा निकाल के बैंक में भरवा दिया और 2000 नोट छाप लिया और उसके बाद फिर अपने व्यापारियों मित्रों को मदद पहुंचाकर 2000 का नोट बंद कर दिया। फिर लाइन में लग जाओ। इन लोगों ने पैसे बदलने के लिए लोगों को लाइन में लगाया। बूढ़े बुजुर्गों को कई लोग लाइन लगते लगते जान दे दिया। नमक प्याज के लिए भी इन लोगों ने लाइन में लगवा दिया लोगों को। इस देश का लोग तो जीवन भर लाइन में लग लग करके अपना समय काट रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं साथियों, हम लोग सिर्फ ये देखने आए हैं, जानने आए हैं कि गांव देहात में हमारे कार्यकर्ता, हमारे कर्मचारी सक्रिय हैं कि नहीं। हमने पहले भी कहा था कि ये सरकार आपके लिए अधिकार आपके दरवाजे तक पहुंचाएगी और आज आपकी योजना का गठरी बांध बांध करके आपके गांव गांव में पदाधिकारी घूम रहे हैं। वो गठरी खोलिए, किसका पेंशन है उसको उठाइए, किसका सावित्रीबाई फुले का योजना है वो उठाओ, किसका साइकिल का योजना है वो उठाओ, किसी को विधवा पेंशन की जरूरत है वो उठाओ। सभी चीजें किसानों के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना बना रखा है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना बना रखा है। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लगातार नियुक्तियां निकल रही हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको स्वरोजगार पैदा करने के लिए भी, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन लाया है। जहां आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का, आप बढ़ई का दुकान खोलना चाहते हैं, लोहार का दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है महिलाएं, सिलाई दुकान चलाना चाहती है महिलाएं, अगर सैलून का दुकान खोलना है, राशन का दुकान खोलना है, जूता चप्पल का दुकान खोलना है, अगर उसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है तो सरकार को आवेदन दीजिए, पूंजी आपको सरकार देगी और आप अपना दुकान चलाइए। अभी और भी नियुक्तियां हमारे नौजवानों के लिए भी निकलना है। सीडीपीओ का नियुक्त निकलना है, एएमओ का निकलना है,
कई सिपाही शिक्षक की बहाली होनी है, 40-50 हजार अभी नियुक्तियां और निकलनी है। और नियुक्ति के विषय में तो हमारे श्रम विभाग के मंत्री जी ने भी कहा, सरकारी गैर सरकारी दोनों जगह पर हम लोग लगातार नियुक्ति कर रहे हैं। और आज गैर सरकारी संस्थानों में भी हम लोगों ने 50,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में नियुक्तियां दिलाई है। और तो और आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपको हुनरमंद बनाने के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए, जो पहले जिला हेडक्वार्टर में होता था, जहां सुदूर गांव से लोग नहीं आ पाते थे हमारे बच्चे, अब हम लोगों ने वो ट्रेनिंग सेंटर प्रखंड स्तर में खोल दिया है। आप ट्रेनिंग लीजिए और कंपनियों में भी नौकरी करने के लिए आपको अवसर मिलेगा। और तो और उन प्रखंडों में भी आपके लिए थोड़ा कहीं पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से आने जाने में विलंब होता है या नहीं पहुंच पाते हैं, अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है। अभी बड़ी तेजी से, ये भी कई जिलों में तो हमने बड़ी बड़ी बसें बांटी है। अब ये ऐसी बसें हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेगा, शहरी क्षेत्रों में नहीं, गांवे गांव टोला टोला घूमेगा। और उस गाड़ी के अंदर राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिलाएं, छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगे। अबोरेन थोड़ बोया को हो आपे हो थोड़ा गान लड़ा पे आय मा योजना ले बिनाव करते अतु दिसुम ले सटेरा पे कान आ नीत इना जिनिस ले हटिंग दा बैंक पे सेनो खाए कोई बैंक रे बाग को गुड़वा पे ओना लगी ते आलेगे बैंक लेकाना व्यवस्था बिनाव करते अतु दिसुम ले दड़ान कना अगर आपे पैसा रे दरकार में ना तपेया पैसा होले मापे कना योजना हताओ सनाए पिया योजना होले मापे कना और ओना लगी गाड़ी मोटर पे हथावा बेलेरो भाड़ा रे चलाओ लगी, टेंट हाउस को चलाओ लगी, आपे भाड़ा रे पे हथावा तो बंधक दो लगी तो चे हो दरकार रे बनुआ आपे आवेदन पे और योजना हथाओ पे। और हमार आय मालिकाना जिनिस नित बैंक रे आबो 300 होड़ बाको गोड़ो का बुना नीत हो कि आपे आप मा CNTS पीटी रे औथ साबिना ओनाते बाले बंधक ले दो दाड़िया ओनाते गोड़ो बाको गोड़ो आगो कना ओनाते आपे जागे योजना हताओ सुनाए पिया ओना योजना लगी आवेदन एमो पे आपे बैंक लिखाना हर के दोनों सरकार रे व्यवस्था रे दो बांग हुई तपिया आपे हिजू पे आय मा गिदरा को नुआरे को सले दो कना आय मा गिदर ओलो पड़ा बखरा हो लहा दिसोम दिसोम को दड़ान करना। स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों ने सुना ही, हम लोगों ने तो यहां तक कर रखा है कि जो पहले मैट्रिक के बाद जो बच्चों को पढ़ने के लिए 50,000 रुपया दिया जाता था, अब वो बच्चों को मैट्रिक के बाद पोस्ट मैट्रिक में जो 50,000 का था 60,000 रुपया मिलता था, उस 60,000 को बढ़ा करके हमने 1 लाख रुपया कर दिया है। और प्री मैट्रिक में भी हम लोगों ने 3 गुना हमारे छात्रों का छात्रवृत्ति बढ़ा दिया है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साइकिल खरीद में जो पहले 3500 रुपया मिलता था, अब 3500 रुपये की जगह 4500 रुपया मिलेगा। हमारे गांव देहात में बेटियों के बारे में हमारा गरीब माँ बाप लोग बेचारा क्या करेगा, गरीब है, पहले अपना 2 आदमी का तो पेट पाल ले, कहां बाकी बच्चों को कहां से पाल पाएगा। बेटी होने पर
8वां 9वां क्लास ठीक से पढ़ भी नहीं पाती है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम माँ बाप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, अब बेटियां बोझ नहीं बनेंगी, अब बेटियों का पूरा पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। अब इन लोग को अगर हम मजबूती से पढ़ा लिखा लिए तो हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि जो इस राज्य में पिछड़ापन, इस राज्य में गरीबी, इस राज्य में मजदूरी का जो कलंक लगा है वो हम लोग मजबूती से मिटाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम यूं ही गांव और पिछड़ापन क्यों होता है? वो इसलिए कि हमारे राज्य में शिक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। हमारे राज्य में सामाजिक कमजोरियां हैं, हमारे यहाँ आर्थिक कमजोरियां हैं। इसीलिए दूसरे राज्यों में लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। नौकरी के लिए तो जाते ही जाते हैं, अब मजदूरी के लिए भी जाते हैं। लेकिन बेचारे मजदूरी करने के चक्कर में कई बार हमारे मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ता है। आज उन मजदूरों के प्रति भी हमने कई कड़े कानून बनाए हैं और आज यही कारण है कि देश का किसी कोना में कोई मजदूर अगर मारा जाएगा तो उसका शरीर उठा करके लाना पड़ेगा और उनके घर के परिजनों को समर्पित करने का काम सरकार करती है। चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, उनके घर में उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा कोरोना के इस महामारी में अनेक मजदूर हमारे दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। कोई फैक्ट्री से निकाल दिया, कोई घर से निकाल दिया, कोई ड्राइवरी खट रहा था उसको भगा दिया, लेकिन घर पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं रखा। सारे ट्रेन, सारे बसें, सारी चीजें आवागमन बंद। लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए, महिला, पुरुष, बच्चे, सभी लोग। कई लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। महिलाओं ने सड़क पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया और ऐसा बना बड़ा बड़ा हवाई अड्डा, सूना और सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन मजदूरों को कोई सुधि नहीं लिया। देश में पहली बार हमने अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से उठा कर ला करके गांव में पहुंचाने का काम किया। ये आप लोग अगर ये महामारी, ऐसा महामारी देश आजादी के बाद किसी ने नहीं देखा था। इस महामारी का कोई जान पहचान नहीं था और हम लोग जैसा बेचारा गरीब गुरुआ का सरकार के बीच में ये महामारी आ गया। जब सामान्य जीवन था तो जब डबल इंजन की हमारी विपक्ष की सरकार थी, जो हमारे अभी घोर विरोधी लोग उन लोग सरकार चला रहा था, उस समय लोग मरा। लेकिन कोरोना जैसा महामारी में भी जब सब दुनिया ठप पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं, मजदूरी भी नहीं मिल रहा था, उस समय में भी हम इस राज्य का एक भी मजदूर को भूख से नहीं मरने दिया। क्यों? उसमें इस महामारी में तो काम भी नहीं मिल रहा था, हाट बाजार भी बंद था, दुकान भी बंद था, फैक्ट्री भी बंद था। गरीब का चूल्हा अगर मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। तो यहां तो 1.5 साल तक मजदूरों का चूल्हा नहीं जला। तो क्यों नहीं मरा? क्योंकि उस समय सरकार और इस राज्य की हमारी दीदियां, जिनको हम सलाम करते हैं कि अपनी जान की परवाह बगैर किए गांव गांव में दाल भात की योजना चलाकर गरीबों को मुफ्त खिलाने का काम कर रही थी। और इस महामारी के दौरान हम लोगों ने सांस नहीं रोका, काम करते रहे
और इस महामारी में हमारे दो मंत्री की जानें चली गई। अगर कोरोना जैसा महामारी नहीं होता तो आज हफीजुल हसन के जगह हाजी हुसैन अंसारी साहब बैठे होते। आज अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज हमारे मंत्रिमंडल में मां समान बेबी देवी नहीं बल्कि जगन्नाथ महतो बैठा रहता। लेकिन बता दें, ये लोग कहां थे उस समय। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं, अगर एक एक करके अगर हम गिराने शुरू कर दें तो समय भी कम पड़ जाएगा। अभी हमें और भी जगहों पर जाना है। हम लोग तो 1.5 साल 2 साल कोरोना के हुज्जतों पे फंसे रहे, लेकिन ये लोग आज पहले ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब स्थिति ये काम कर रहे हैं, न काम करूंगा न काम करने दूंगा। इन प्रकार सरकार को बदनाम करो, सरकार की छवि खराब करो। आज हम यहां मंच के सामने बैठे पंडाल पे इस जनसैलाब से जानना चाहते हैं, क्या बूढ़ा मां बाप का सेवा करना गुनाह है? क्या अपने विधवा मां बाप का सेवा करना गलत है? आप बताइए। ये लोग बोलता है कि गरीबों का शोषण हो रहा है। आज अबू आवास, आज पेंशन हर आदमी का, हर इंसान का, रोटी कपड़ा और मकान 3 वस्तु है जो सबको अति आवश्यक है। अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए। और इन बेईमानों ने विगत डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका सरकार बनने के बाद 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आपके बीच में बांटने का हम लोग काम किया। आज भारत सरकार के द्वारा आवास आवंटन बंद करने की वजह से आज पहाड़िया, यहां पर सुंदर पहाड़ के पहाड़िया इलाके में पहाड़िया लोगों के ऊपर जो बीमारियां फैल रही है, काला जार जैसा बीमारी, ब्रेन मलेरिया जैसा बीमारी, ये गरीबों के घर में होता है। जिसका घर टूटा फूटा होता है, आज उसका घर आवंटन केंद्र सरकार ने नहीं किया और नतीजा आज उस बीमारी से फिर से ग्रसित हो गए लोग। और इसीलिए केंद्र सरकार के ना करने के बावजूद इतने बार हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन केंद्र सरकार की गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति कोई इनकी संवेदनाएं कभी नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडे चलाते हैं। और आज इसीलिए हमने अपने दम पर भारत सरकार से बेहतर 3 कमरों वाला अबुआ आवास देने का योजना तैयार किया है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया हमको खर्चा होगा। लेकिन हमने कहा कि देंगे तो इंसानों को रहने वाला घर देंगे, ना कि मुर्गी खाना देंगे। इसलिए अब 2 कमरे का घर नहीं, 3 कमरे का सुसज्जित आवास राज्य सरकार आपको देगी। अनाज भी हमने आपको हरा राशन कार्ड दिया। और तो और आपको बता दें, जितने गरीबों को हम लोग अनाज दे रहे हैं, आने वाला समय में हमने ये निर्णय कर लिया है, हमने कानून बना दिया है, इस अनाज में 1 किलो दाल भी मुफ्त अब आपको मिलेगा। रोटी कपड़ा का उपाय थोड़ा बहुत कर पाए, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, अभी हम लोग जो 2 साल में जितना दूरी तय कर सके हम लोगों ने किया है।
और गरीबों को तो 10 रुपया में धोती साड़ी तो देते ही है जी। मिलता है कि नहीं 10 रुपया में धोती साड़ी, बताओ। आप बताओ। अब धीरे धीरे सभी समस्याओं को समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिए जब तक झारखंड में यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी मिलकर साथ साथ में है, तो निश्चित रूप से इस राज्य का जो बीमारू राज बना दिया गया है, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र को कमजोर कर दिया गया है, वहां पर आज धीरे धीरे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रहा है। जो बरसों राशन का वृद्धा पेंशन के लिए दौड़ता था, 1 मिनट में वृद्धा पेंशन बन रहा है। जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए महीनों चक्कर लगाता था, शिविर में ही उसको जाति प्रमाण पत्र बन जा रहा है, आय प्रमाण पत्र बन जा रहा है। और तो और आपके इस गोड्डा जिले का विशेषकर हम लोगों ने बड़ी बड़ी योजनाएं, लगभग 600 करोड़ से अधिक का, यहां सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, अजय बराज का मुख्य नहर, इन सभी का तेजी से इन पर काम चल रहा है। इसके काम पूरा होने के बाद लगभग सिर्फ और सिर्फ देवघर जिला के अंदर 1 लाख एकड़ में जो खेती है वो 12 महीना होंगी। और तो और यहां पर आप लोगों के जिले में, आपका जिला में सिर्फ सड़कों को लेकर एक पथ निर्माण विभाग, दूसरा ग्रामीण सड़क के तरफ से, ग्रामीण विभाग की तरफ से लगभग 1200 किलोमीटर से अधिक हम लोगों ने स्वीकृति दी है। ग्रामीण सड़क में 500 किलोमीटर, 850 किलोमीटर जो 620 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा, और पथ निर्माण विभाग ने 500 करोड़ रुपया इस आपके जिले को आवंटित किया है, जिससे लगभग 400 किलोमीटर सड़क बनेगा। मतलब अब जो यहां पर सड़कों का जाल जो हम लोगों ने तैयार किया है, इसका लाभ सीधे तौर पर हमारे ग्रामीणों को, किसानों को, जिसको आवाजाही शहर तक पहुंचने के लिए, प्रखंड कार्यालय तक पहुंचने के लिए दिक्कत है। तो कई प्रखंडों में तो अभी भी सड़क नहीं है। और अभी जिस तरीके से पंचायत सचिवालय को हम लोग एक्टिव करने जा रहे हैं, वहां आवागमन की रफ्तार को तेज करना पड़ेगा, ताकि जो गांव ग्रामीण है, वो ग्रामीण जो ब्लॉक कार्यालय जाते थे, किसी किसी का ब्लॉक कार्यालय कई किलोमीटर दूर, और दूरी होने की वजह से बहुत सारे लोग जाते भी नहीं थे। अब हम लोग प्रखंड कार्यालय को मजबूत करते हुए आपके पंचायत कार्यालय जो है, जो पंचायत मुख्यालय है, जो सारी व्यवस्थाएं प्रखंड कार्यालय में होती है, उसका एक एक्सटेंशन और उसी का दूसरा रूप आपके पंचायत सचिवालय के रूप में काम करेगा। और आपको इसके लिए आप दूर दराज जगहों पर भटकने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए साथी आरो बाग में कहते आयमा कथा किचुले रोड के दा किचुले हिडिंग का, लेकिन आपे नोडे नुआ शिविर को लगाओ करना, उना शिविर को सिनोक पे, और आपे लगी अपना योजना पंजाब पे। और निश्चित रूप से ये झारखंड, जो बीमारू झारखंड इन लोगों ने बनाया है, अभी 2025 में ये युवा राज्य हो जाएगा। और इसीलिए जो हमारा इस राज्य का जो जड़ गांव में है, उस जड़ को सींचने का, उस जड़ में खाद देने का हमारा निरंतर प्रयास है कि जब 2025 अगर ये राज्य उस समय हो, तो इतना बलशाली, इतना ताकतवर हो जाए कि इस राज्य की जिम्मेवारी ये राज्य उठा सके और पिछड़े राज्य का कलंक से ये बाहर निकल सके। और इसे निकालने के लिए हमारे गांव के ग्रामीणों का,
हर संभव सहयोग आपका सरकार के साथ हो, ताकि सरकार और गांव का जो एक संबंध और रिश्ता है जो पहले कभी नहीं जुड़ा था, और इस बार ऐसा जुड़े कि दोबारा सरकार के साथ हमारे गांव के रिश्ते ना टूट पाए और हम सीधा संपर्क, सीधा अधिकार हमारा गांव तक पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मेरी ओर से बाबा नगरी के इस पावन धरती पर मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, संबोधन के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें योजनाओं की सौगात देंगे और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। आज जब ये विशेष शिविर देवघर की इस भूमि पर, आपको बता दें, आज कुल 64 योजनाओं का शिलान्यास होना है, जिसकी कुल राशि 255 करोड़ 54 लाख 1,000 रुपए है। आज के इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अब सादर आग्रह होगा, कृपया सामने रखे टेबल पर लगे स्विच को दबाकर इन 64 योजनाओं का शिलान्यास करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी ओर से जोरदार तालियां चाहेंगे। 64 योजनाओं का शिलान्यास। पथ निर्माण विभाग देवघर, ग्रामीण कार्य विभाग देवघर, भवन निर्माण निगम लिमिटेड, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम देवघर की ये योजनाएं। एक बार जोरदार तालियां इन योजनाओं के शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब बारी आ गई है परिसंपत्तियों के वितरण का। आपको बता दें, आज कुल 5,721 लाभुकों के बीच 7 करोड़ 97 लाख 66 हजार की परिसंपत्तियों का वितरण आज के इस अवसर पर किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, परिसंपत्तियों के वितरण के लिए मंचासीन सभी हमारे विशिष्ट अतिथि गणों से आग्रह, इसमें आपके सहयोग के लिए। सबसे पहले मोहम्मद सागरी आलम, साइकिल वितरण अनुदान राशि कल्याण विभाग। तंगीला प्रवीण, सबसे पहले जोरदार तालियां। इनके बाद लाभुक आएंगे मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहें। और इसके बाद सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मुआवजा के क्रम में आएंगी नूतन देवी। मृतक राजू बैठा की पत्नी है नूतन देवी। परिसंपत्तियों के वितरण में तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। वस्त्र एवं कंबल वितरण के लिए आएंगी पद्मावती देवी। पद्मावती देवी वस्त्र एवं कंबल वितरण सोबरन योजना के तहत ये वस्त्र वितरण, तालियां आपकी ओर से हो। ठाकुरदास कंबल वितरण, ठाकुरदास तालियां हो। सावित्री हांसदा मिनी डेयरी 10 गाय, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत सावित्री हांसदा, तालियां हो। फूलो छानो आशीर्वाद योजना के तहत आएंगी शांति मरांडी। 25,000 रुपए की ये राशि शांति मरांडी, फूलो छानो आशीर्वाद योजना की लाभुक। क्रेडिट लिंकेज के तहत आएंगी चंपा देवी, जय मां दुर्गा आजीविका सखी मंडल देवघर। तालियां आपकी ओर से हो। क्रेडिट लिंकेज
और झुनकी देवी मां लक्ष्मी आजीविका सखी मंडल मोहनपुर, क्रेडिट लिंकेज के तहत। अगली लाभुक अनुकंपा के आधार पर ये नियुक्ति पत्र वासुदेव कुमार सिंह, तालियां आपकी ओर से हो। नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है गीता हेम्ब्रम, गीता हेम्ब्रम वर्ग 3 और 4 के पद पर ये नियुक्तियां इस समय गीता हेम्ब्रम वर्ग 4 के पद पर। तालियां आपकी ओर से होती रहे। प्रधानी नियुक्ति पत्र में श्री पवन दास ग्राम प्रधान, अगली लाभुक आएंगी अनीता देवी, आपदा प्रबंधन विभाग, ये 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन। अनीता देवी, तालियां आपकी ओर से हो। इसके बाद सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक आएंगी रूपा टुडू, तालियां हो। सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, बेटियां कहां हैं? जोरदार हवा में हिलाकर दिखाइए अपने अपने प्रमाण पत्र। कृषि यंत्र के लिए लाभुक आएंगे धनंजय यादव, रोटावेटर, धनंजय यादव, तालियां हो। अगले लाभुक दिलीप मुर्मू, पंप सेट, कृषि यंत्र प्रदान किया जा रहा है, पंप सेट इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। इनके बाद दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण, निकिता कुमारी, दूध प्रोत्साहन राशि 74,190, निकिता कुमारी, दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के वितरण के तहत ये लाभुक। और इनके बाद मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से आर्थिक सहायता अनुदान के लिए आएंगे अनवर चौधरी, ये नहीं आए हैं, इनकी पत्नी आएंगी मुंजा बीबी, तालियां हो आपकी ओर से। 50,000 रुपए का ये चेक प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये वितरण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और अब आज के इस अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जब इसका तीसरा चरण आज देवघर की भूमि पर यहाँ उपस्थित, आज के इस समारोह की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे। हम अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक विशेष स्मृति चिन्ह हमने तैयार की है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार की तमाम झलकियों को समेटते हुए उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह और आपकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये स्मृति चिन्ह, ये प्रमाण कि कितना आपके बीच ये पॉपुलर हुआ है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तालियां लगातार होती रहे, तालियां लगातार होती रहे। ये हैंड पेंटेड पेंटिंग है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और देखिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्र भी दर्शाया गया है। अब वो आवास प्रदान करते हुए, जोरदार तालियां, अब वह आवाज प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये चित्र, ये पूरे योजना को समेटते हुए ये स्मृति चिन्ह हमारी ओर से उपायुक्त महोदय प्रदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदय। और अब मैं पुनः निवेदन करती हूं उपायुक्त महोदय से, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, तालियां आपकी ओर से लगातार होती रहे। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा। तालियां, स्मृतियों में तालियों की गूंज हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री बादल जी,
आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं डीसी सर। उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह, माननीय मंत्री महोदय श्री हाफिजुल हसन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद सर। और अब मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं, हमारे बीच श्री प्रदीप यादव माननीय विधायक महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियां आपकी ओर से होती रहें। पुनः उपायुक्त महोदय से निवेदन, श्री विनय कुमार चौबे सर माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं उपायुक्त महोदय। तालियां हो आपकी ओर से। और अब डीडीसी सर से पुनः आग्रह, 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय मुंडम जी हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंचासीन सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। और अब हम धन्यवाद करेंगे और अब जोरदार तालियों के साथ आभार और धन्यवाद करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार देवघर की इस भूमि पर आपके पदार्पण के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और आपने जो आज तोहफे दिए हैं हमें, उसके लिए जोरदार तालियां लगातार होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगणों का, माननीय विधायकगण एवं मंचासीन सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद आप सभी का जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।